थैलेसीमिया फ्री इंदौर, ये संभव है? आपके एक रक्तदान से 3 लोगों का जीवन बचता है। कुछ लोगों ने ऐसी पेंडेमिक, ऐसी महामारी में भी कमाने का स्रोत ढूंढा। इंदौर में कहीं भी नीड आए, इनको ब्लड की जरूरत है, तो मैं उनको बकायदा फोन लगाता था कि कितने यूनिट की जरूरत है। शिक्षा को लेकर एक बदलाव जो आप कर रहे हैं वो बड़ा सराहनीय है। आप जैसे लोग और हम जैसे लोग सब मिलके ही सब चीजें संभव हो पाती है। नमस्कार, द बोरिंग शो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चैनल का नाम भले ही बोरिंग है, पर इसमें बातें बहुत अच्छी होने वाली है। तो हमारे इस पॉडकास्ट में आज के गेस्ट है इंदौर के युवा समाज सेवी और संस्था मानवता की पहचान के अध्यक्ष अनुराग सचदेव जी। अनुराग जी और उनकी पूरी टीम पिछले कई वर्षों से इंदौर में थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों के लिए, स्लम एरिया में एजुकेशन के लिए और ओल्ड एज में बुजुर्गों के लिए काम कर रही है। और इस पॉडकास्ट में जब हमने उनसे बात की तो जाना कि समाज सेवा का दायरा कितना बड़ा हो सकता है। और यकीन मानिए, जब आप इस पॉडकास्ट को सुनेंगे तो आप भी भावुक हो जाएंगे। तो आइए मिलते हैं इंदौर के युवा समाज सेवी और संस्था मानवता की पहचान के अध्यक्ष अनुराग सचदेव जी से। तो हमारे साथ है अनुराग जी। कैसे हैं अनुराग जी? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है भाई, कैसा चल रहा है सोशल वर्क? बढ़िया चल रहा है। जो ईश्वर कराता है सोशल कॉज के लिए, हम सभी करते रहते हैं। क्या बात है। तो मेरा बस यही सोचना था कि एक एनजीओ के फाउंडर को बुलाया जाए। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था कि हम लोग एक सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट का जरिया देख रहे हैं। हर व्यक्ति इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहा है, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि असली इन्फ्लुएंसर जो है वो एक सोशल वर्कर है। मैं भी मानता हूँ ऐसा। क्योंकि वो जिस तरह से लोगों की लाइफ चेंज कर रहा है, मुझे लगता है इसके अलावा और क्या चाहिए। क्योंकि आपके पास एक टीम है, आपके पास जेन्युइन लोग हैं जो लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। तो मतलब हम तो नहीं कर रहे हैं, ये प्रेरणा ऐसा है कि गॉड गिफ्ट रहता है और सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। और ये सब अपन करने वाले कौन होते हैं? सब ईश्वर करवाता है, भगवान करवाता है। हम तो सिर्फ एक माध्यम है कि मन में आ गया है, करना है तो करते हैं। बाकी करने करवाने वाला तो ऊपर वाले ही है। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में जहाँ युवा भटक रहा है, पूरा जीवन सोशल मीडिया पे दे रहा है, वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी तो बदल ही रहे, दूसरों की जिंदगी भी बदलना चाहते हैं। हाँ, प्रयास रहता है। तो उसमें से निकलकर हमारे भाई हैं हमारे पास, अनुराग जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप इनकी जर्नी को लास्ट तक सुने। तो अनुराग जी, मैं आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहूंगा। किस तरह से आपकी यात्रा शुरू हुई और आपने कब ये सोचा कि आपको खुद के साथ दूसरों का जीवन भी बदलना है? ये मतलब ऐसा था कि मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए करना है। शायद आपने मेरी कॉलर ट्यून सुनी होगी, मैं रहूं ना रहूं, ये भारत रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। तो बचपन से भाव था, संस्कार थे ऐसे माता पिता के कि समाज के लिए कुछ करना है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, हम दूसरों के लिए जिए। और ऐसा था कि मैं 18 वर्ष की आयु में मेरे पास एक मित्र का फोन आया कि एक फैमिली है और उनको ब्लड की जरूरत है और वो बाहर के रहने वाले हैं, ग्वालियर के, परेशान हो रहे हैं। बोले आप कभी डोनेट कर पाओ? तो मेरे मन में ऐसा बहुत डर सा लगा यार। मैंने कहा आज तक अपने ब्लड डोनेट तो करा नहीं है, अभी 18 वर्ष की आयु है, अपने शरीर में इतना खून है भी कि नहीं अपन किसी को दे पाएंगे जी। तो ऐसा मन में तो आया था। पर मैंने, अब संस्कार थे, भाव था कि समाज के लिए करना है, राष्ट्र के लिए करना है, देश के लिए करना है। अब कोई मर रहा है उसको बचाना मुख्य उद्देश्य था कि यार भले मैं रहूं ना रहूं पर ये देश रहना चाहिए, तो देश का नागरिक रहना चाहिए। तो मैं बड़ी हिम्मत करके, मेरे साथ एक मेरा मित्र था, उसको लेके गया कि यार किसी की जान बचाना है। तो जब वहां मैं पहुंचा तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो बोले कि हम 2 दिन से परेशान हैं और इंदौर इतना बड़ा शहर है कि यहाँ पर मेडिकल हब बना हुआ है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लोग दूर दूर छोटे छोटे गांव कस्बे से यहाँ इलाज कराने आते हैं, उनका परिचित कोई नहीं होता है इंदौर में। तब भी वो आते हैं, उनको रक्त की जरूरत पड़ती है, रक्त डोनर जो दाता रहते हैं, जो ब्लड डोनेट करते हैं, वो नहीं मिल पाते हैं। तो मैं डोनेट करने गया तो उनकी आंखों में आंसू थे कि आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। तो मैंने कहा नहीं, आप तो जो लग रहा है मैं ब्लड डोनेट करूंगा और ये सब, मैं आया हूँ। तो रक्तदान महादान भी बोला जाता है, तो रक्तदान मैंने किया वहां पर और रक्तदान किया। उसके बाद उन्होंने इतना अप्रिशिएट करा, इतना धन्यवाद दिया। मैं छोटा भी था, 18 वर्ष की आयु में, उन्होंने जूस वूस भी 2-3 गिलास पिला दिया और इतना, मतलब ऐसा मेरे को उस दिन
इमोशनल कर दिया कि यार मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, और उस बात से इतना सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला कि यार मैंने आज जीवन में कुछ अच्छा काम, पहली बार कुछ अच्छा एकदम निस्वार्थ वहां कर दिया है। तो उस टाइम पहली बार मन में भाव आया कि क्यों ना हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और इंदौर में कहीं भी रक्त की जरूरत है तो हम उनकी पूर्ति करें, जो हमसे हो पाए, यथासंभव जितना हो पाए उतना तो हम कर पाए। तो उस टाइम मेरे मित्र थे, सबको मैंने व्हाट्सएप पे जोड़ा, और एक मेरा जो ब्लड डोनेट करते हुए, रक्तदान करते हुए एक फोटो मैंने स्टेटस पे और सब जगह फ्लोट करा, और लिखा कि करके देखो अच्छा लगता है, आज मैंने रक्तदान किया है, किसी का जीवन बचाया, आप भी आए और किसी का जीवन बचाए। तो बहुत सारों के मैसेज भी आए कि कहीं इंदौर में जरूरत पड़े तो आप मुझे बताना। तो उसी दिन मैंने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें 100-150 मेरे कांटेक्ट थे, वो ऐड करे, और इंदौर में कहीं भी नीड आए, किसी ने ग्रुप में डाल दिया कि इनको ब्लड की जरूरत है, तो मैं उनको बकायदा फोन लगाता था कि कितने यूनिट की जरूरत है, कहाँ से क्या है। जब जानकारी लेने के बाद वहां भेजने की हम कोशिश करते थे, इंदौर में जिस भी हॉस्पिटल में जरूरत है, तो किसी की जान बचाने का सिलसिला वहां से शुरू किया था। हम राहुल जी आज की बात करें तो हमारी संस्था रक्तदान के क्षेत्र में अभी तक 30,000 से ज्यादा रक्तदान करवा चुकी है, और इसमें अभी तक 60 से ज्यादा हमने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करे। जब जब इंदौर में ऐसी स्थिति आई है कि रक्त की कमी है और ज्यादा आवश्यकता है, तो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करें। एक कैंप इंदौर में ऐसा भी किया था 2022 में, हमने थैलेसीमिया दिवस था उस दिन, और उस 8 मई का दिन था, उस दिन हमने एक इंदौर में एक कीर्तिमान भी रचा है, जिसमें विश्व रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड इंदौर में बनाया था, 951 लोगों का एक साथ गांधी हॉल में रक्तदान करवाकर। तो ऐसे रक्तदान के क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं। 5,000 हमारे पास अभी रक्तदाता है जो एक्टिवली ब्लड डोनेट करते हैं हर 3 महीने में। क्या बात। तो कितने वर्षों से आप ये रक्तदान का कार्यक्रम कर रहे हैं? 18 वर्ष की आयु थी मेरी, मैं 2016 से ये कार्य शुरू किया था। अच्छा। और अभी तक मैं 19 बार रक्तदान कर चुका हूँ। क्या बात है। तो ऐसा ये रक्तदान का सिलसिला चल रहा है अभी तक, तो आगे भी निरंतर चलता रहेगा। और हमारी कोशिश है कि इंदौर में किसी की भी रक्त की कमी से किसी की जान ना जाए, उसके लिए 24/7 हम लोग कार्य करते हैं। रात को 2 बजे भी किसी का फोन आता है, ब्लड की जरूरत है, डिलीवरी कैसे, तो कई बार रात को हम डोनर लेके जाते हैं या खुद डोनेट करने जाते हैं। ऐसा ये कार्य चल रहा है। क्या बात है। तो आपने 2016 की बात बताई कि आप अकेले निकले थे आपके एक मित्र के साथ, तो आज आपके पास कितने लोगों का एक समूह बन चुका है कि आप लोग 30,000 से ज्यादा लोगों को ब्लड की व्यवस्था करवा चुके हैं और लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं? तो मुख्य सहयोग तो सब माध्यम है, हम तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ईश्वर ही करता है। और इसमें हमारे साथ आज 5,000 रक्तदाता हैं जो नियमित रूप से रक्तदान करते हैं, तो उनके सपोर्ट से ही ये सब संभव हो पा रहा है। व्यक्तिगत इंसान कुछ नहीं कर सकता है, सब सेल्फ मोटिवेशन से। आज हमारे इंदौर में रक्तदान की एक लहर भी चढ़ ली है, जागृति आई है, तो कहीं ना कहीं जागरूकता है रक्तदान के विषय में, तो कई लोग जुड़ते हैं और आगे से मोटिवेट होकर रक्तदान करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो रक्तदान की जब आपने बात, और जब मैं आपकी प्रोफाइल को रीड कर रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, तो वो कैसा एक माइंडसेट आया कि आपको ऐसा करना है? एक मैराथन का भी मुझे जानकारी मिली थी कि आपने एक रक्तदान मैराथन या कुछ ऑर्गेनाइज की थी, तो उसके बारे में कुछ बताएं। मतलब बहुत सारे रक्तदान के प्रति हम बहुत सारे जागरूकता के कार्यक्रम भी करते हैं, और रक्तदान शिविर तो नियमित करते रहते हैं। बहुत बड़े बड़े कैंप भी ऑर्गेनाइज करें। विनर्स इंस्टीट्यूट है इंदौर में, जहाँ बहुत युवा एक साथ पढ़ते हैं, तो वहाँ नए रक्तदाता हमको कई मिले। 500 बच्चों ने पहली बार रक्तदान करके वहाँ, मतलब वहाँ जो भाव देखा है कि पहली बार रक्तदान करने आए और उनका वजन भी कम है पर करना है समाज के लिए, तो कई नए रक्तदाता भी तैयार किए हैं। और विश्व रिकॉर्ड की बात करें तो ये हमारे मन में ऐसा नहीं था कि कोई कीर्तिमान रचना है, कुछ करना है, ये था कि लोगों में अवेयरनेस आए। तो उसके लिए हमने एक 3-4 महीने पहले हमने एक अभियान शुरू किया था। हर कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ऑफिसेस, कॉर्पोरेट, जहां पब्लिक प्लेस है, हर इवेंट में जाकर लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना, रक्तदान क्यों करना चाहिए, क्या फायदे होते हैं, क्या मिथ्स हैं, लोगों को उसके लिए अवेयर करके, मोटिवेट करके रक्तदान करवाना। तो हमने फिर एक तारीख सोची कि सब जहां भी प्रेजेंटेशन देंगे वहां उनको एक रक्तदान शिविर का भी निमंत्रण देंगे और वहां बुलाएंगे रक्तदान करने। तो एक थैलेसीमिया मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने शायद पूछा नहीं पर मैं बता देता हूँ। थैलेसीमिया बीमारी होती है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है कि आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत आश्चर्य होगा
शायद आप जानते होंगे उसके जानकारी बारे है में। मुझे, पर आप बताएंगे तो मुझे और जानकारी थैलेसीमिया मिलेगी। ऐसा होता है कि बच्चा होता है जब, तो उसके माता पिता से मतलब जब आपको मैं शुरू से ही बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। थैलेसीमिया माइनर होता है, वो 100 में से 2-4 लोग माइनर होते हैं, ये बहुत नॉर्मल रहते हैं, वो जो माइनर है वो नॉर्मल रहते हैं। बाय चांस वो माइनर की जब शादी हो जाती है तो बच्चा मेजर होने के 50% 30% चांसेस हो जाते हैं कि बच्चा मेजर होगा। जी। और जब बच्चा मेजर होगा, जब थैलेसीमिया मेजर बच्चा होगा, तो बच्चे का जो शरीर है वो रक्त नहीं बना पाएगा, उसका रक्त नहीं बनेगा। तो अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है, जब तक उसको जीना है तो रक्त चढ़वाना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ेगा, तभी वो जीवित रहेगा। कितने समय में उसको ब्लड लगेगा? जब वो उसकी आयु कम रहेगी तो 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में भी लगेगा। जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होगा, जब उसका शरीर बड़ा होगा, जब ज्यादा फिजिकली वर्क करेगा, तो ऐसे भी बच्चे हैं जो हफ्ते में 2-2 बार ब्लड चढ़वाते हैं। और वो बच्चों इतना, मतलब वो बच्चा तो सफर कर ही रहा है, उसके साथ पूरा परिवार भी सफर करता है। जब आप सोचेंगे मेरे घर में मेरा बच्चा है, उसको हर 7 दिन में ब्लड चढ़वाने ले जाना है, और ब्लड चढ़वाना तो बहुत, चलो एक बार आप ले जाएंगे, उसके बाद कई प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, उनके इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर रहता है, उनको हर चीज की केयर करनी पड़ती है। जब बार बार ब्लड चढ़वाते हैं तो आयरन बढ़ जाता है उनका, तो वो आयरन मेंटेन करने को भी वो इंजेक्शन लेते हैं, 12-12 13-13 घंटे इंजेक्शन लगा के रखते हैं पेट में, ऐसी स्थिति रहती है। तो आज हम जब ये सब देखा, और मैं आपको बहुत आश्चर्य होगा जब आप सुनेंगे कि इंदौर में ऐसे 1500 बच्चे ब्लड चढ़वाने आते हैं। आप सोचो कितनी ज्यादा ब्लड की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है, और ये बीमारी लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। और इंदौर में 1500 बच्चे ब्लड चढ़वाने आते हैं। मैं एमवाई की बात करूं तो 700-800 बच्चे तो यहीं चढ़वाते हैं, और 500-600 बच्चे चोइथराम में ब्लड चढ़वाते हैं, और भी दूसरे हॉस्पिटल्स और ब्लड बैंक्स में इंदौर में ब्लड चढ़वाते हैं। इसकी जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए? इसकी जागरूकता के लिए आपने सही प्रश्न किया है। इसकी जागरूकता जो है, सिर्फ एक ही रास्ता है इसका। आप शादी से पहले, विवाह से पहले, आप एक जांच होती है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट होता है, सामान्य आपका ब्लड लेंगे, सैंपल लेंगे, और वो टेस्ट थोड़ा कॉस्टली होता है। तो वो टेस्ट आप करवाएंगे तो आपको पता चलेगा मैं माइनर हूं या नहीं हूं, नॉर्मल हूं या माइनर हूं। आप माइनर है तो आप जिससे शादी करेंगे उसकी भी जांच कराएं, और वो नॉर्मल है तो कोई दिक्कत ही नहीं। माइनर और नॉर्मल की शादी होगी तो कुछ नहीं, जब माइनर की होगी तो बच्चे के चांसेस होते हैं थैलेसीमिया रहने के। तो आपको जानकारी होगी मैं माइनर हूं, तो जिससे शादी करूं उसकी भी जांच अवश्य कराओ। तो हम लोग चाहते हैं कि आप शादी में कुंडली भी मिलाएं, सब करें, पर एक जांच अवश्य कराएं। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट है, ये अवश्य कराएं। कितने रुपए की जांच होती है? ये जांच होती है 800-900-1000 रुपए की भी होती है। यहाँ सैंपल उसके बाहर भी जाते हैं, अब तो इंदौर में भी शुरू हो गया है। आपको मैं बताना चाहूंगा, हम जो विश्व कीर्तिमान हमने रचा था उसकी हम चर्चा कर रहे थे, तो ये थैलेसीमिया जागरूकता अभियान भी हमने उसमें करा था। इंदौर थैलेसीमिया मुक्त बनेगा, ऐसा एक नाम भी दिया था, थैलेसीमिया मुक्त इंदौर, और इंदौर रहेगा रक्तदान में नंबर 1। ये 2 टैगलाइन पर हमने काम किया था। और ये थैलेसीमिया की हमने हर कॉलेज, हर स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉर्पोरेट, सब जगह जाके प्रेजेंटेशन दी थी, लोगों को PPT के माध्यम से बताया था कि कैसे वो बीमारी होती है, कैसे फैलती है, कैसे होता है, इसका प्रिकॉशंस क्या है। और वो जो 1000 रुपए की जांच होती है, वो हम लोगों ने, हमारी संस्था ने वो जांच निःशुल्क करी थी वहां, और उनको बताया था कि जांच 1000-1200 की जांच है, पर आप गांधी हॉल में 8 मई 2022 को आपकी वहां जांच ये निःशुल्क होगी। और ऐसे 350 लोगों की हमने वहां जांच निःशुल्क की थी। क्या बात है, क्या बात है। और ये जो निःशुल्क जांच की थी, इसमें से 20 लोग माइनर निकले थे, और वो 20 लोगों को अवगत कराया था कि ये ऐसे ऐसा आप माइनर है, माइनर होना डरने की कोई बात नहीं, नॉर्मल जीवन है। तो आप इससे प्रिकॉशन रखें, जिससे शादी करें उसकी भी जांच करें। हमारा खुद का कार्यकर्ता भी माइनर निकला था। अच्छा। पर वो खुद भी रक्तदान करता है, बस माइनर होना, थोड़ा सा ब्लड की कमी होना, लग जाए तो थोड़ा देर से घाव भरना, ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं। आपको एक बात और बताऊं, बॉलीवुड में हम जिसको बहुत किंग मानते हैं, अमिताभ बच्चन, वो भी थैलेसीमिया माइनर है। अरे। और उनको इस बात का पता कैसे चला था कि जब कुली पिक्चर में उनका एक्सीडेंट हुआ होगा, सभी को ध्यान होगा। तो कुली पिक्चर में जब उनको बहुत देर तक रिकवरी नहीं हो रही थी, तो किसी बहुत बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बोला था आप एक बार थैलेसीमिया माइनर की जांच करें। तो उस टाइम पता चला था कि थैलेसीमिया माइनर है, तो फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया था, और तब जाके उनको पता चला था। और फिर उन्होंने थैलेसीमिया के प्रति जागरूकता के लिए ऐड भी करे हैं बहुत सारे।
तो जैसे आप बता रहे हो कि शादी के पहले आपको टेस्ट करा लेना चाहिए और हम लोग माइनर निकले, तो क्या इसकी जागरूकता के साथ जब हमको पता चलता है कि हम माइनर है तो कुछ प्रिकॉशंस लेके हम इसको ठीक कर सकते हैं या नहीं, ठीक नहीं होता वो जेनेटिक ही रहेगा? वो जेनेटिकली आ रहा है और माइनर आप हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, उसको ठीक करने जैसा कुछ है भी नहीं, बस एक पता है कि मैं माइनर हूँ। बस वो प्रिकॉशन रखना है कि शादी से पहले हम उसकी सामने वाली हमारे पार्टनर की भी जांच जरूर करें। नहीं तो वो जीवन भर सफर करोगे आप। ये पूरा परिवार सफर करता है। और फिर थैलेसीमिया बच्चे का जो दर्द मैं देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे, आप अम्बाई के चाचा नेहरू कभी जाइए, छोटे छोटे बच्चे ब्लड चढ़वाते हैं, उनका 6 महीने के 8 महीने के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, नीडल लग रही है इतनी मोटी, हर 15 दिन 20 दिन में ब्लड लगवाने आ रहे हैं, परिवार वाले साथ में बैठे हैं, दवाइयाँ उनकी बहुत महंगी आती है, तो बहुत स्थिति गंभीर है। पर इसकी जागरूकता मैं चाहता हूँ कि सरकार से भी चाहता हूँ मैं कि ऐसा कोई नियम पास कर दें कि आपको जांच करवानी है। गुजरात सरकार ने किया भी है, तो ऐसा कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो जिस तरह से आप लोगों ने फ्री में टेस्ट इसके किए और आप बता रहे हो कि कम से कम 1000 रुपीज इसके लगते हैं, तो क्या गवर्नमेंट भी इस तरह के इनिशिएटिव लेती है कि फ्री में टेस्ट हो सकते हैं, या कुछ इनिशिएटिव आपको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट करेगी? अभी तक तो गवर्नमेंट ने इसमें इतनी जागरूकता नहीं आई है। एक बीमारी होती है, एनीमिया होता है, सिकल सेल होता है, ट्राइबल एरिया में सबसे ज्यादा सिकल सेल होता है, उसके लिए बहुत जागरूकता लाई है, फ्री टेस्ट भी कर रही है गवर्नमेंट। थैलेसीमिया के प्रति अभी नहीं है पर करना चाहिए। और ये जांच जो हमने करी थी, एक मुंबई का फाउंडेशन था, उनको भी बुलाया था, नॉमिनल उनने कॉस्ट उसका वैन किया था, कुछ हमने किया था, ऐसे करके वो हमने ऑर्गेनाइज किया था। तो जिस तरह से आपकी बात में मुझे एक बात जरूर दिखी कि थैलेसीमिया फ्री इंदौर, तो क्या आपको लगता है कि ये संभव है? संभव जरूर है। हम सब एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करें, जब पता चलेगा कि हम माइनर हैं और सामने वाले का भी टेस्ट कराएं, तो आगे बच्चे थैलेसीमिया के नहीं होंगे। आज इतने बच्चे, लाखों बच्चे हैं पूरे देश में और सब सफर कर रहे हैं। और मैं तो थैलेसीमिया मुक्त इंदौर नहीं, मुक्त थैलेसीमिया मुक्त मध्य प्रदेश और थैलेसीमिया मुक्त भारत चाहता हूँ और विश्व ही चाहता हूँ, कहीं भी ना हो ऐसी। तो इस पे गवर्नमेंट को जागरूकता का जो प्रश्न है उसको करना चाहिए, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं रहेगी तो मुझे लगता है कि इसके प्रति लोगों को अवेयरनेस कम रहेगी। और मुझे खुशी है कि आपने जिस तरह से बताया, और ये पॉडकास्ट जब लोग देखेंगे तो ये टेस्ट जरूर कराएंगे। तो बड़ी खुशी हुई थैलेसीमिया को जानकर, और दुख भी है उन बच्चों के प्रति जो सफर कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि रक्तदान अवश्य करें। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है, आपके एक रक्तदान से 3 लोगों का जीवन बचता है। तो उन मासूम बच्चों के लिए और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए, उनके लिए रक्तदान अवश्य करें। उम्मीद है कि इसका निराकरण निकले। और जैसा कि आपने बच्चों की बात की, तो मैं वही बस आगे बढ़ाना चाह रहा था बात को, कि मुझे ये जानकारी मिली कि आप लोग बस्ती में भी बच्चों को लेकर शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो वो क्या है पूरा सिनेरियो आप बताएं मुझे। बस्ती में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं उनका हमने सीबीएसई स्कूल में एडमिशन कराया। क्या बात है। और इंदौर में ही? इंदौर में 4 जगह ऐसे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। कौन कौन सी जगह? एक छोटा बांगड़दा है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जहाँ से हमने मुख्य रूप से शुरू किया था, भमोरी में है, निरंजनपुर में है। 3 जगह तो नियमित क्लासेस चलती है, कुछ जगह साप्ताहिक चलती है। तो ये सब जो बच्चों के क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रकल्प है शिक्षा का। इसमें हमने शुरू किया था कोविड काल में। कोविड काल का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, फिर शिक्षा पर आता हूँ। कोविड में जब हम लोग कार्य कर रहे थे, कोविड एकदम पैंडेमिक था, किसी के लिए पता नहीं था कि ऐसा कुछ इंदौर में होने वाला है, समाज में होने वाला है। सडन लॉकडाउन लग गया, जो रोज कमाने रोज खाने वाला है वो घर बैठ गया, जो निआश्रित है, रोड पे रहने वाले हैं, उनके लिए मुश्किल हो गई। तो जब समाज में एकदम इतना बड़ा बदलाव आ गया, भविष्य में कभी ट्रेनें रुकी आपने नहीं सुना होगा, ट्रेनें रुक गई हैं, प्लेन रुक गए हैं, पूरी दुनिया रुक गई है। तो उस समय अब भाव तो था कि समाज के लिए करना है, रक्तदान तो करवाते ही थे, पर वह रक्तदान की जरूरत तो थी, पर मुख्य रूप से जीने के लिए भोजन की जरूरत थी। जो रोड पर रहते हैं, जिन निआश्रित हैं, रोज कमाने रोज खाने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने डेली 1000 लंच पैकेट बनाना, संस्था के कार्यकर्ता, मैंने बताया कि मैं अकेला कुछ नहीं करता हूँ, सब आप जैसे लोग और हम जैसे लोग सब मिलके ही सब चीजें संभव हो पाती है, और संगठन में ही शक्ति है। तो सारे कार्यकर्ता मिलकर हम लोग, एक स्थान, एक मंदिर था,
मेरे निवास के सामने ही वो मंदिर है, वहाँ हम लोग डेली भोजन बनाते थे, फिर उसको पैक करते थे, फिर पूरे इंदौर में उसका वितरण करते थे। तो भोजन वितरण के साथ साथ हम सैनिटाइजर, मास्क वितरण कर रहे हैं, फ्रूट का वितरण कर रहे हैं। हमने 5,000 राशन की किट बांटी है। तो राशन जो रोज कमाने रोज खाने वाला है, वो कहाँ से कमाएगा और कहाँ से खाएगा, तो उनके घरों तक राशन पहुंचाया है ऐसे जरूरतमंदों तक। तो ऐसा कार्य कोविड में निरंतर 2 महीने तक हमने किया है। और आपको मैं ऐसा बता दूं, आपके मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब उस टाइम का आप जानेंगे। ऐसे लोग थे कि अपने माता पिता की मृत्यु हो गई है तो उनका अंतिम संस्कार करने नहीं आ रहे थे। कुछ फॉरेन में थे, इंदौर में होके भी कुछ लोग नहीं आ रहे थे। उस टाइम मैंने 3 अंतिम संस्कार किए थे। जो काम आ रहा था, जिसकी जो मदद कर सकते थे, किसी को ऑक्सीजन अवेलेबल करा रहे हैं, किसी को बेड अवेलेबल करा रहे हैं, तो उस टाइम तो जहाँ कम वहाँ हम वाली बात थी, सब जगह सेवा की। तो जब अंतिम संस्कार वहाँ मैं अपने हाथों से अंतिम संस्कार कर रहा हूँ, बोले आप वीडियो कॉल पे दिखा दो हमको, मतलब ऐसी स्थिति थी, वहाँ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार भी अपने हाथ। उस वक्त क्या फील हुआ आपको, मतलब क्या फील कर रहे थे आपकी, क्योंकि ये सही में वो बात है कि रोंगटे खड़े कर दे आपको आप, क्योंकि हम लोग यदि आज तो ठीक है सामान्य स्थिति है, उस वक्त तो याद भी करते हैं तो बहुत डर आता है। उस टाइम आपकी भी फैमिली है, आपको भी घर जाना है। तो मेरे घर वालों ने बोला ऊपर रूम में भाई, और घर वाले भी सपोर्ट करते थे। आपका जब तक घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। घर वालों में भी बहुत सेवा भाव है, वो भी फॉलो करते हैं सारी चीजें। संस्कार भी उन्होंने ऐसे ही दिए हैं। तो मैं अलग रूम में रहता था, और जब वहाँ जब आप देख रहे हैं हॉस्पिटलों में लाइन है, शमशान में भीड़ लगी है बॉडियों की, और ऐसी स्थिति में कार्य करना बहुत कठिन था। तो सबने दृढ़ निश्चय किया था कि समाज के लिए जिएंगे और मरेंगे। तो कोविड काल में तो क्या नहीं करा है, आप तो ये पूछें। पशु पक्षियों के लिए अन्नकूट की सेवा की है, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको रोज चाय नाश्ता करवा रहे हैं। यहाँ तक जब पुलिस फोर्स कम हो गया तो वहां भी हमारे कार्यकर्ता खड़े हो गए ट्रैफिक के, मतलब वो रोकने के लिए कि आप बाहर ना निकले। हर कार्य कोविड में किया है, और हमारे इंदौर के प्रशासन ने भी साथ दिया है। उस टाइम कलेक्टर, कमिश्नर, सबके साथ मीटिंग भी चल रही थी। जो सांसद जी हैं वो भी बुला रहे थे। तो सब चीजें मिलके सबने सहयोग करा, और मिलकर उस टाइम किसी की रक्त से जान ना जाए उसका भी विशेष ध्यान रखा। प्लाज्मा की एकदम लोगों में मिथ आ गया था कि प्लाज्मा से ही जीवन बचेगा, और कोविड में रेमडेसिविर आ गया था, और रेमडेसिविर का हाहाकार मच गया। लोग ब्लैक, कुछ उस टाइम लोगों ने फायदा भी उठाया है। लोगों की जान जा रही है, वो अपना 2 नंबर का कमाने में लगा है कि वो को रेमडेसिविर मुश्किल से 1,800 रुपए का है, उसको 20-20 हजार रुपए में बेच रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसी पेंडेमिक, ऐसी महामारी में भी कमाने का स्रोत ढूंढ लिया। ऐसे भी लोग थे, और कुछ अपना तो नहीं बोलूंगा, हम जैसे भी कुछ लोग थे जो निस्वार्थ रात दिन सेवा में लगे हुए थे। और उस टाइम लोगों में सेवा का भाव भी जागा था कि समाज के लिए करना है। जब पता चल गया कि एक्चुअल जीवन कुछ नहीं है, कभी भी किसी ने चले जाना है, तब लोगों को सेवा का महत्व पता चला था। तब तक लोगों को सेवा, अरे बोले तो ऐसे ही है। और कहीं ना कहीं ये भी था ना कि हम लोग जो इस दौड़ भाग में भाग रहे हैं कि पैसा कमाना है, फेम कमाना है, एक दुनिया आगे रुक गई है। अब आप सब उस टाइम में सब अध्यात्म और सेवा की तरफ दौड़ने लगे कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जो इतना कमाया धमाया सब यहीं रह जाएगा, बिल्कुल कोई कुछ भी साथ नहीं जाएगा। आप ये जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाना है। वो बोलते ना, खाया पिया तो अंग लगेगा, लिया दिया संग जाएगा। तो जो हम समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जरूरतमंद के लिए कर सकते हैं, अपने, हम किसी और के लिए नहीं करें, हम अपने लिए करें, अपने कर्म अच्छे करें। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, तो उसको सार्थक करें। और इसी के बाद फिर वो बस्तियों में बच्चों को पढ़ाने की जो, हाँ, अब मैं आपको बताऊं, कोविड में हम भोजन बांटते थे जी। कोविड में भोजन बांटते बांटते हमने देखा कि वहाँ बस्ती के बच्चे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ बच्चे धूल मिट्टी में पड़े खेल रहे हैं। समाज को भी कोई उनसे फर्क नहीं पड़ता है, उनके माँ बाप को भी फर्क नहीं है। वो थोड़े से बड़े होते हैं कि मजदूरी पे ले जाते हैं, कम आयु में भिक्षा वृद्धि कराना, रोजगार पे पहुंचा देना, कुछ बच्चे कबस्सी धो रहे हैं। तो वो स्थिति मन में दुग्ध वाली थी कि यार, उनको देख के दुख हुआ है कि यार ऐसा समाज है हमारा, वंचित वर्ग भी है जिनके लिए कोई सोचता नहीं है जी। तो उस टाइम मैंने सोचा कि उनके लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए, उनको मुख्य धारा से जोड़े हम लोग, नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो तो मजदूरी, शोषण ही होता रहता है उन बच्चों का। तो ये बात है 2000, जब बीच में कोविड रुका था, शायद 2020-21 की बात है, तो उस टाइम हमने पढ़ाना, मतलब सब संडे को हम सब फ्री रहते हैं। अब कोविड तो खत्म हो गया, हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे।
तो उन बच्चों को कुछ भी नहीं आता था। कुछ बच्चे सरकारी स्कूल में 2-4 जाते थे, बाकी बच्चे स्कूल भी नहीं जाते थे। ठीक है। उन बच्चों को वहां बिठाना ही बहुत मुश्किल, एक चुनौती भरी काम था कि उन बच्चों को पढ़ाना। तब भी कार्यकर्ताओं ने दृढ़ निश्चय करा कि पढ़ाएंगे। तो उस टाइम जब पढ़ाना शुरू करा उन बच्चों को, तो हर हफ्ते रविवार को हम लोग सुबह उनको पढ़ाने जाते थे। उनको ABCD अनारम बेसिक्स पढ़ाना शुरू करें, उनको संस्कार देना शुरू करा कि संस्कार तो पहले आए में बैठना, उठना, कपड़े पहनना, कपड़े धुले हुए पहनना, ब्रश करना, नहाना, इसी बेसिक चीजें उन बच्चों को सिखाना शुरू करा। फिर जब साप्ताहिक पढ़ाना शुरू करा, बच्चों में भी भाव जागा कि हमको पढ़ना चाहिए। और फिर हमको उस दिन ऐसा लगा कि यार ये बच्चों को हफ्ते में एक दिन पढ़ाने से कोई बदलाव नहीं आएगा। ये हम फोटो वीडियो खींच लेंगे और समाज में सोशल मीडिया पे डाल देंगे और वाहवाही लूट लेंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। काम ऐसा करें जिसका परिणाम तो निकले। सही बात। आपने हफ्ते में एक दिन पढ़ा लिया, उसका क्या परिणाम निकलेगा? फिर उस दिन विचार करा, कुछ कार्यकर्ता रिटायर्ड ढूंढे, कुछ ऐसे ढूंढे जो शाम को फ्री हो जाते हैं। उस दिन हमने 2021 में हमने उसको नियमित पढ़ाना शुरू कर दिया। आज उसको 3 साल हो गए, वहां बच्चों को नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं। फिर जब उनको नियमित पढ़ाना शुरू करा, तो उस टाइम ऐसा लगा कि पढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, पर वो ऑफिशियली क्या डिग्री है उसके पास? तो फिर उस दिन विचार किया, हमने टीम में मीटिंग करी कि उनको स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए। तो पहले साल हमने उनका MP बोर्ड में एडमिशन कराया। MP बोर्ड स्कूल में एडमिशन कराया, मयूर स्कूल था, उसमें बच्चों को पढ़ाया। वहां बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, आगे बढ़े, दूसरे बच्चों से फर्स्ट डिवीजन पास हुए। वो हमारे कार्यकर्ता भी पढ़ा रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी मेहनत लगन से उनको पढ़ाया है। कार्यकर्ताओं की मेहनत से जब वो इतने आगे बढ़े, तो उस टाइम फिर विचार किया कि आज MP बोर्ड में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों ना हम इनको CBSE स्कूल में पढ़ाएं। तो आज 2 साल से वो CBSE स्कूल में पढ़ रहे हैं और अभी भी सब बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। और आज वो CBSE स्कूल में, उस बस्ती में 50 बच्चे हैं, वहाँ के 40 बच्चों को हम CBSE स्कूल में पढ़ा रहे हैं और सब बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। क्या बात है। और CBSE कौन सी स्कूल है अभी? मदरलैंड स्कूल है, वही सुखलिया में है। वहाँ की हमने बस लगाई हुई है। उनके माँ बाप को तो है ही नहीं पढ़ाने का। वो हम पढ़ा रहे हैं तो अच्छा है, आप पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं तो मजदूरी में भेज देंगे। तो उनका पढ़ाने के साथ साथ उनका रोज पेंसिल, रबड़, जो भी स्टेशनरी लग रही है, बैग लग रहा है, ड्रेस लग रही है, जूते लग रहे हैं, किताब लग रही है, वो सब हमारी संस्था उनको करके देती है। उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है अब जो मिलने आते हैं तो आपसे? आज जब उनके पेरेंट्स आते हैं तो उनको भी लगता है कि इतना बड़ा बदलाव हमारे बच्चों में आ गया। वो बस्ती के बच्चे, आप कभी वहां आएंगे तो आप देखेंगे इंग्लिश में बात करेंगे आपसे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि हिंदी में भी अच्छे से बात कर रहे हैं, जो इंग्लिश में बात करते हैं। क्या बात। तो इतना बड़ा बदलाव, वहाँ बहुत खुशी मिलती है जब ये सब चीजें देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपका बच्चों के साथ रहा हो कि, क्योंकि आपने तो पूरा दौर देखा है उनका, कि एक बच्चा जो धूल में खेल रहा है और अब जब वो इंग्लिश बोल रहा है, तो वो जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन उनमें देखा है, तो वो उसके बारे में आपको क्या फील होता है? या जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, एक बच्चे के उदाहरण देता हूँ जी। एक बच्चा विजय करके है, आप मिलना वो बच्चे से आके जी। विजय गामड़ करके बच्चा है। वो बच्चा वहाँ चाय की गुंडी थी, वहाँ गिलास धोता था, कभी स्कूल ही नहीं गया। और वो 10-12 साल का बच्चा था, कभी स्कूल नहीं गया और वहाँ चाय की दुकान पे गिलास धो रहा है। वो देखकर मन में बहुत पीड़ा हुई कि हमारे पास सब सक्षम है, हम उसके बाद एक हमारे ही समाज एक ऐसा है जो वंचित है। तो उस बच्चे को भी मैंने एडमिशन कराया, बड़ी मुश्किल से उसके डॉक्यूमेंट पूरे करके उसको तीसरी में एडमिशन कराया। आज वो बच्चा 6ठी में है और इंग्लिश में बात करेगा आपसे। और इतना बड़ा बदलाव देख के उसकी राइटिंग देख लें आप, उसका इंग्लिश पढ़ना, हिंदी पढ़ना, कॉपियां उसकी देख लें, बच्चों से आगे है वो उसकी क्लास में। तो ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा बदलाव जब आंखों देखी हम देखते हैं तो बहुत मन को शांति मिलती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे चल रहा है ये शिक्षा का। और ऐसा नहीं कि पढ़ा ही रहे हैं, उनको पढ़ाने के साथ साथ उनको दुनियादारी भी सिखा रहे हैं कि समाज में उनको ऐसी, इंदौर में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ उनको हम लेके नहीं गए हैं। उनको जू लेके गए हैं, मॉल में लेके गए। अभी मैंने देखा था कि डबल डेकर बस में भी आपने सवारी करवाई उनको। डबल डेकर बस अभी इंदौर में नई शुरू भी नहीं हुई है, अभी डेमो ही चल रहा है जी। महापौर जी हमारे इंदौर के यशस्वी महापौर हैं पुष्यमित्र भार्गव जी, वो भी उस बस्ती में आके उनने भी इतना बड़ा बदलाव देखा। बोले इतना तो हमारे बच्चे भी नहीं करते जितना ये बच्चे कर रहे हैं, ऐसे उनके कहने थे। और वो आए, मुझे लगा 15-20 मिनट रुकेंगे, वो 2.5 घंटे तक वहां बैठ के उनकी प्रस्तुतियां देखी बच्चों की। क्या बात है। और फिर अभी उन्होंने आमंत्रित किया जब अभी दिवाली से पहले कि मैं उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और डबल डेकर बस से वो स्वयं साथ में चले महापौर जी,
और उस बस में हम लोग बैठा के उनको फिनिक्स सिटाडेल ले गए, वहाँ बच्चों को खिलाया पिलाया, उन्हें शॉपिंग कराई दिवाली की। और महापौर जी का भी सहयोग रहता है और उन्होंने बहुत अच्छा बच्चों के लिए अभी इनिशिएटिव लिया था। ऐसे ही हम उससे पहले भी बच्चों को सब जगह इंदौर में लेके गए, सारे मॉल्स में लेके गए, मोटिवेशनल मूवीज दिखाई है, जू में लेके गए हैं, सारे मंदिर घुमाए हैं उनको। हर जगह एक परिवार है हमारा, उनके साथ सारे त्योहार मनाते हैं, मानवता की दिवाली करके उनके साथ मनाते हैं, होली उनके साथ मनाते हैं, राखी उनके साथ मनाते हैं, सारे त्योहार हमारी संस्था उन बच्चों के साथ ही मनाती है। तो एक परिवार है, उन परिवार के लिए हम करते हैं। क्या बात तो है, ऐसा चलता है। तो ये माइंडसेट आपका कैसा आया कि यार ये करना है? क्योंकि क्या होता है कि अब जब हम लोग 21वीं सदी में है तो हर युवा सोशल मीडिया पे है, वो चाहता है कि खुद पहले ग्रो हो जाऊं, उसके बाद ही सब काम करूंगा। और वहीं आप हो जो एक बड़ा इनिशिएटिव लेके, क्योंकि मैंने इतनी सारी जो आपकी बातें सुनी उसमें से मुझे ये समझ में आया कि सब कुछ आपने उनको दे दिया, आपने ये नहीं बताया कि मैंने करा। भाई कर भी रही है तो टीम कर रही है और ईश्वर कर रहा है। हाँ, नहीं तो अभी भी मैं यही फिल्म मैं नहीं कर रहा हूँ। और आजकल का जो युवा है वो अपनी फेम बनाने में है, थोड़ा गलत संस्कृति की, पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ लगा रहा आपने है। 50 बच्चों की लाइफ चेंज कर दी, वहीं 50 से 500 ऐसे बच्चे भी होंगे जो बहुत ही अलग जगह पे है। प्रयास तो ऐसा है अपना राहुल जी की, इंदौर की हर बस्ती में हम एक शिक्षा केंद्र खोले, संस्कार केंद्र खोले, हमारे कार्यकर्ता जाएं और उन बच्चों को शिक्षित करें, उनको मुख्य धारा से जोड़ें। अभी जो 4 बस्तियों में चल रहा है, कुल 200-250 बच्चों को हम संस्कारित कर रहे हैं और शिक्षित कर रहे हैं। अभी हमने कुछ कार्यकर्ताओं से इंदौर की सारी बस्तियों में सर्वे कराया है, सब जगह के बच्चों की निकाला है कि कहाँ कितने बच्चे हैं, एक सर्वे जैसा कि कितने स्कूल जाते हैं कितने नहीं जाते हैं। तो कोशिश है फ्यूचर में इंदौर के सभी स्कूलों में, सारी बस्तियों में हम लोग एक शिक्षा केंद्र स्थापित करके उन बच्चों को शिक्षित करेंगे। तो सिर्फ शिक्षा पे ही हम लोग काम कर रहे हैं या कुछ स्किल्स भी उनको सिखा रहे हैं? शिक्षा तो एक छोटा सा उसमें आयाम है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, फिर उसके बाद उनको हस्तकला, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, डांस, सिंगिंग, सेल्फ डिफेंस, ये सब कुछ आप लोग सिखाते सब सिखाते हैं बच्चों को। और सारी चीजों में आगे हैं वो, मॉडलिंग तक हम बच्चों से करवाते हैं। क्या बात। तो उन बच्चों को, आज बच्चियां जो वहाँ की हैं तलवार चलाती हैं, वो तलवारों का प्रशिक्षण हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया है। आज 4 लोगों से वो लड़ने का साहस रखती है, स्टेज पे परफॉर्म करने का साहस रखती है। मैं एक बच्चे की बात करूंगा, आयुष है, वो आयुष को हमने एक अच्छा वक्ता बनाया है, उसको हर फ्रीडम फाइटर की जीवनी याद कराई है। आप किसी भी फ्रीडम फाइटर का नाम लेंगे तो वो आधे घंटे तक आपको उसकी जीवनी सुना देगा। क्या बात। तो आप आए उन बच्चों से, आपको भी मिलवाते हैं। बिल्कुल 100% मैं आऊंगा। और मतलब ये तो एक अलग ही इंस्पिरेशन वाली जर्नी है आपकी, और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ऐसे बच्चों का जीवन बदलना आज के समय में, यदि किसी का एक बच्चा भी है, क्योंकि ये रियलिटी आप खुद देख रहे होंगे समाज में कि एक बच्चा भी है तो वो उसको संभाल नहीं पा रहे, और आपके पास 250 बच्चे ऐसे हैं जिनको आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको हर दिन अपडेट लेना है आपको, क्योंकि लड़कियां भी है तो आपको उतना ध्यान भी रखना है उनका। तो ये सब कुछ कैसे आप लोग संभव है? सब आप जब करने निकलते हैं ना, आप जब समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने निकलते हैं और निस्वार्थ निकलते हैं, मेरे को उससे कुछ नहीं लेना, सब देना है, तेरा तुझको अर्पण। तो जब हम निकले हैं समाज के लिए कर रहे हैं तो 10 हाथ खड़े होते हैं, 10 लोग आपके साथ जुड़ते हैं। आप एक कदम चलेंगे, ईश्वर भगवान आपका 10 कदम आगे चलेगा। आप कोशिश तो करें करने की, सब साथ मिलता है सब। और दिवाली वाली मैंने वही वीडियो देखी, आपने हमारे महापौर जी की बात की, तो आप लोग जब सिटाडेल गए थे, फिनिक्स सिटाडेल, तो मैंने वहां की वीडियो देखी। बच्चों के चेहरे पे जो मतलब खुशी थी, जो मुस्कुराहट उनकी थी, वो मतलब आप ही फील कर सकते हो। वो खुशी के लिए कार्य करते हैं, बच्चों की खुशी के लिए, उनकी जो मुस्कान है वही हमारा मोटिवेशन है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग भी गए नहीं है फिनिक्स, क्योंकि समय नहीं होता है। मैं भी पहली बार गया, समय की इतनी दिक्कत है, तो बच्चों को पर लेके गए हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा मॉल है ना, हमारा जाना होता है, और दूसरे दुनियादारी में हम लोग इतना एंगेज है कि समय नहीं वहाँ घूमने है। और वहाँ बच्चे जब जाते हैं तो खुशी होती है ना कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा या ऐसे श्रमिक एरिया का बच्चा, वो सोच भी नहीं सकता है कभी, सपने में भी वो सपने भी नहीं देख पाते इतने बड़े, जितनी जगह हम उनको लेके जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आपने देखा होगा, एक कुआं होता है, आप कुएं में एक मेंढक है तो उसका दायरा सिर्फ कुएं जितना ही रह जाएगा, उसको बाहर की दुनिया के बारे में पता ही नहीं है। जब वो कुएं के बाहर निकलेगा तब तो पता चलेगा कि पूरी दुनिया भी है, बड़ा आसमान भी है। तो हमारी कोशिश है उनको वो आसमान छूने तक बना दें। बिल्कुल। और आप जो कुएं के बाहर से जो आप हाथ देके उनको खींच रहे हो ना, वो सबसे बड़ी बात है। प्रयास है और ईश्वर खींच रहा है आपको। नहीं, बड़ी खुशी हुई जान के, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि वो बच्चे
जिन जो मिल क्षेत्र में है, जिनका कोई उंगली पकड़ने को तैयार नहीं, आप लोग हाथ पकड़ के उनको खींच रहे हो। मैं बताऊँ आपको एक चीज कि ना, लोग ना क्या करते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है, बहुत आगे दौड़ लगा रहा है पूरा देश, समाज, राष्ट्र। कहीं ना कहीं लोग सोशल मीडिया में दिखाने के लिए कपड़े बांट दिए, खाना बांट दिया। मैं मानता हूँ बेसिक नीड्स हैं वो, पर मेरे नजरे में वो गलत है। मैं आज तक मैंने बच्चों को ना कपड़े ना खाना बांटना मैं प्रेफर ही नहीं करता। उसको इतना सक्षम बना दो आप कि वो खाना कपड़ा वो तो खुद से करे, उसने जन्म लिया इस धरती पर, तो धरती चीर के निकाल ले वो अपने हिस्से का कपड़ा और खाना। बहुत बढ़िया। क्यों उसको कैपेबल बनाओ ना आप, उसको लाचार कर रहे हो आप, उसको आपने अभी खाना दे दिया, अभी कपड़े दे दिए, कल फिर जरूरत है, आप कब तक करोगे? कब तक? आप उसको कैपेबल बना दो कि वो खुद अपने हिस्से की रोटी निकाल ले। बहुत तो हमारा प्रयास है कि वो खुद से करे सारी चीजें। और मुझे जानकर ये खुशी हो रही है कि लड़कियां भी उतनी ही एक्टिव है आपकी टीम में भी, और जो पढ़ रही वो भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि आप यदि श्रमिक इक्वलिटी में मैं विश्वास रखता हूँ, सब बराबर है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो लड़कियां हैं, और उनके घर वालों, मैं तो घर वालों को नमन करता हूँ जो वो भेजते हैं सेवा कार्य के लिए, जहाँ से कुछ नहीं मिलेगा और जो है वो भी चले जाएगा वहां। हाँ, ये बात तो है। तो वहां के लिए घर वाले भी भेजते हैं, और बच्चियां, लड़कियां हमारी टीम में बहुत सारी फीमेल्स हैं, तो वो पढ़ाने आती हैं, वो सिखाने आती हैं। मैं बात करूंगा, हमारे वहाँ एक दीप्ति मैम है, हमारी कोर मेंबर है, वो एम्बरन हाइट्स इंदौर का सबसे बड़ा स्कूल है, वहां पर मैनेजर है, बड़ी टीचर है। वो डेली बच्चों के लिए समय निकाल के वो बस्ती में पढ़ाने आती है। वो मैम मेरी एक मोटिवेशनल है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है वो मैम को देखकर कि वो इतनी दूर से पढ़ाने आती हैं बच्चों को। क्या बात। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं हमारे, जो को फाउंडर है साथ में सहपाठी हैं, पंकज जी हैं, एमआर है एक बड़ी कंपनी में, और वो भी अपना जितना समय बचता है पूरा सेवा में देते हैं, निस्वार्थ लगे हैं सारे करते हैं। बहुत बड़ी टीम है, मैं सबके नाम यहाँ नहीं लेता हूँ। नहीं, वो आपने सभी का बोल दिया तो वो सब आ चुके हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, ये एक पॉजिटिव वाइब्स आपने बताई, पॉजिटिव बातें आपने बताई कि इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नेगेटिव बातें भी ऐसी रही कि कुछ लोग आपको परेशान करने आए, या कुछ लोगों ने बोल के नेगेटिव कर दिया कि यार क्या कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो? बहुत सही आपने प्रश्न उठाया, ये रोज देखने को मिलता है। आप जब कुछ अच्छा काम करेंगे ना, तो उसमें बहुत सारी कठिनाई आएगी, लोग टांग खींचेंगे, ये छोटी छोटी चीजें, टोंट मारेंगे, अरे क्या लगा है भाई इसमें, क्या रखा है, तेरा फ्यूचर बड़ा है पूरा। मेरे को तो फ्यूचर ही उनमें लगता है, उन सबके फ्यूचर में ही मेरा फ्यूचर दिखता है। आज कोई बच्चा कुछ बड़ा बन जाएगा तो उसमें ही मेरा फ्यूचर है। तो बहुत सारी कठिनाई आती। बस्ती में भी नशा, कुछ लोग नशा करते थे, नशा छुड़वा दिया, आज नशा बहुत कम हो गया है वहाँ। एक बच्चा, कुछ पहले तो उनके माँ बाप बच्चों से नशा बुलवाते थे, अब वो बुलवाना तो दूर खुद भी करना छोड़ दिया है। तो ऐसा बदलाव लाए, कठिनाइयाँ बहुत सारी आती है, बहुत लोग मुश्किलें भी पैदा करते हैं अच्छे काम में। आप अच्छा करेंगे तो ही मुश्किल आएगी, और बुरा करेंगे, आप बुरा कर रहे हैं तो सामने वाला भी डर के बुरे में बीच में नहीं आएगा कि यार क्यों आओ। तो अच्छे कामों में मुश्किलें आती है, वो फेस करते हैं, और करना है समाज के लिए तो करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप समाज सेवा करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको राजनीति का नाम दे देते हैं कि यार राजनीति करना चाहता है, नेता बनना है। नेता बनना है। तो ऐसे प्रश्न भी आपके बीच आते होंगे, तो आपका क्या रिएक्शन होता है उस वक्त? मैं बहुत साधारण, कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जब तो समाज के लिए कर रहे हैं तो जो बोलने वाले उनसे इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। और राजनीति करना हो तो मैं खुली राजनीति करूंगा ना, सेवा क्यों करूं? सेवा क्यों करूं? मैं बहुत पीछे रहकर, पर्दे के पीछे रहने वाला हूँ, पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले में से। काम होना चाहिए, नाम की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल लोग भी आपको सपोर्ट करते होंगे या आपसे जुड़ना चाहते होंगे? पॉलिटिकल जुड़ना चाहते हैं, पर मैं पॉलिटिकल दूर रहता हूँ थोड़ा सा। पॉलिटिकल एक वो पूरा अलग है, वो प्लेटफॉर्म ही अलग है। और ये सेवा, उसको सेवा और पॉलिटिक्स एक जोड़ देते हैं, वो बहुत गलत बात है। पॉलिटिक्स पूरी अलग है, वो क्षेत्र ही अलग है, ये क्षेत्र अलग है, तो लेना देना ही नहीं है बीच में कुछ। पर जुड़ता है और साथ में करना चाहिए मिलके, वो भी करें, हम भी करें, मिलके करें, साथ में सपोर्ट रहता है सभी। क्योंकि जब आप इतना अच्छा काम करते हैं तो कार्यक्रम भी करते हैं, तो हर पॉलिटिकल व्यक्ति सोचता होगा कि यार मुझे बुलाया जाए या मैं क्या सपोर्ट कर दूं, तो कहीं ना कहीं बुलाते हैं और जोड़ के चलने की कोशिश रहती है। हाँ, करते हैं साथ में चीजें, तो ऐसा चलता रहता है, कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में। तो शिक्षा को लेकर एक बदलाव जो आप कर रहे हैं वो बड़ा सराहनीय है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका कोई नहीं था, क्योंकि पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है। मैं भी ये सोचता हूँ कि जब कंस्ट्रक्शन की कोई बिल्डिंग बड़ी बनती है
तो वहां पर जो मजदूर वर्ग के लोग आ जाते हैं, उनके बच्चे वहीं खेलते हैं, उनके बच्चे छोटे-छोटे, कोई ध्यान रेती नहीं में दे खेल रहा है। देते हैं, रेती ना में पेरेंट्स छोड़ को ध्यान है ना वो खुद ध्यान दे रहे हैं। और वो समय होता है, वो ऐसा होता है कि इंदौर में तो आपने स्पॉट देखे हैं कि बच्चे भीख मांग रहे हैं, पर उन्हीं बच्चों को यदि आप ध्यान से देखें तो वो मानवता की पहचान बन चुके हैं। नहीं। और आज आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बड़ा ये देख के सराहनीय। खुशी मिलती है राहुल जी, जब आप समाज के लिए करेंगे ना तो आपको एक अलग ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा ना, वो आपको पैसा, धन, दौलत, कुछ वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती। जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपकी किसी जरूरतमंद की मदद करके मिलेगा, कुछ अच्छा करके मिलेगा, बिल्कुल सही बात। तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी चीज से। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं धन राशि, दौलत से। तो सेवा एक अलग ही है। क्या बात है। तो बच्चों की बात हुई, तो बच्चों की बात से निकल के आती है एक बात, मानवता का बस्ता। ये हाँ। जब आपने लॉन्च किया और जब इसके वीडियो सोशल मीडिया पे आए तो बड़े तेजी से वायरल हुए, क्या था वो कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा बताओ। मानवता का बस्ता, अब ऐसा विचार आया, हम हमारे बच्चों के लिए हर बार, जो हमारे बच्चे मतलब बस्ती के बच्चे जिनको हम पढ़ाते हैं, जिनको अडॉप्ट किया हुआ है बस्तियों को, उन बच्चों के लिए हर साल हम नई ड्रेसेस खरीदते हैं, बुक्स खरीदते हैं, बैग खरीदते हैं। तो इस बार भी हमने खरीदा, पर उस समय ऐसा विचार आया जब मीटिंग हुई कि यार ऐसे कई बच्चे हैं, और देखने में आता है सरकारी स्कूल के बच्चे थैली में अपना कॉपी और लेके जाते हैं, कॉपी, बुक्स और टिफिन। तो उस टाइम ऐसा लगा कि यार जब 7 वाला बैग लेके आ रहा है, मेरी स्थिति नहीं है, घर वालों ने नहीं दिलाया, मैं थैली में लेके जा रहा हूँ, तो बच्चे के मन में भी भेदभाव वाली स्थिति खड़ी होती है, और बच्चे का भी मनोबल कहीं ना कहीं कम होता है शिक्षा के प्रति। तो उस टाइम ऐसा विचार किया, क्यों ना हम सरकारी स्कूल के ऐसे बच्चे जो फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं, उन सभी बच्चों को एक मानवता का बस्ता दें। और बस्ता देना उद्देश्य नहीं है, एक उसको फोटो दिखाना, वीडियो बनाना उद्देश्य नहीं, एक मजबूत बस्ता जो 2-3 साल उसके साथ चले, और उस बस्ते में 4 अच्छी कॉपियां हो, उसमें एक पानी की बोतल हो, एक रफ कॉपी हो, पेंसिल, रबर, शार्पनर की पूरी किट हो। ऐसी एक पूरी उनको किट बनाकर हमने फर्स्ट डिवीजन पास हुए ऐसे 1800 बच्चों को मानवता का बस्ता प्रदान किया, और इंदौर के विभिन्न सरकारी स्कूलों में दिया, 17-18 स्कूलों में जाकर हमने ये कार्यक्रम किया। क्या बात है, क्या बात है। और ये प्रेरणा ईश्वर देता है, और करते हैं सबके सहयोग, सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये सफल हो पाया। और इस बार प्रयास है कि मानवता का बस्ता इंदौर के 5000 बच्चों तक हम इसको पहुंचाएं। ऐसा इस बार कुछ बड़ा आयोजन करने का ऐसा विचार है, इसको करेंगे और हर बच्चे तक उसकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो अभावग्रस्त है, जरूरतमंद है और वो पढ़ना चाहता है, उसकी इच्छा है पढ़ने की, तो उनके लिए कार्य करेंगे। क्या बात है, क्योंकि बच्चों को बहुत जरूरत है। और जब बच्चों को, हम भी मतलब हम अपनी बात करें, जब हम लोग स्कूल में थे और नया बैग जब हमको मिलता था तो एक खुशी रहती थी। वो जो खुशी थी वो कहीं भी कंपैरिजन में नहीं है आज के समय में। आज आप कितनी भी चीजें खरीद लो, पर वो जो बैग नया आता था, स्कूल की किट जो नहीं आती थी, उसका उत्साह मेरे को भी इंतजार रहता था, ये सेशन खत्म होगा, अब नया सेशन शुरू होगा, तो मेरे पिताजी, मेरे माताजी मेरे को एक नया स्कूल बैग दिलाएंगे, उसके इंतजार में बैठता था मैं। पर वो बच्चे कई सालों तक फटा बैग लेके जा रहे हैं, तो उनको उम्मीद भी नहीं है। उम्मीद भी नहीं है। और जिस तरह से वो उम्मीद उनको आपने और दी, जब उन बच्चों को मिला, उनके मन से जो भाव निकले, और वो देख के जितना खुश हुए हैं। और आज भी मैं जब रोड पे निकलता हूँ ना, तो कई बच्चों के हाथ में वो बस्ता दिखता है रोड पर, और वो फोटो हमारे कार्यकर्ता भेजते हैं कि यही हमने पाया है। आज वो हमारा बैग बच्चे रोड पे टांग के निकलते हैं, तो उससे जो खुशी मिलती है वो एक अद्भुत ही है। क्या बात। तो ये प्रॉपर आपने बनवाए थे बैग या? बैग बनवाए थे प्रॉपर, एक मजबूत बैग कस्टमाइज करके 3-4 चेन का प्रॉपर, कि टूटे नहीं, उसमें डबल सिलाई करवा के मजबूत करवा के उनको दिया है कि वो कैसा भी यूज करें, फटना नहीं चाहिए। उस पर लिखा हुआ है मानवता का बस्ता, बिल्कुल लिखा है सारे बैग्स पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि काम यदि दिखाना है, यदि सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाना है तो आप कुछ भी करो, पर उसका आउटपुट क्या? आप दिखाओ, मैं चाहता हूँ आप समाज में दिखाएं, पर आप सिर्फ दिखाने के लिए काम करें वो गलत है। आप काम करें उस जरूरतमंद के लिए जिसको जरूरत है, उसका भी फल और आप दिखाएं, जरूरी है। समाज को जागरूक कैसे करेंगे? आज मुझे देखकर कई लोग रक्तदान करने लग गए, क्योंकि मेरी हेल्थ भले कम है, पर रक्तदान का करना है, और रक्तदान करने से कुछ नहीं होता, तो कई लोग प्रेरित होकर रक्तदान कर रहे हैं। और वो सोशल मीडिया ही माध्यम है, दिखाना जरूरी है सोशल मीडिया पर आप उतना डाउन टू अर्थ, उतना फील्ड पे आप वर्क, एक्चुअल वर्क तो करें ग्राउंड पर, दिखाएं। तो हम भी दिखाते हैं, जो करते हैं उसको दिखाते हैं। क्योंकि मेरा सिर्फ इतना सा ही जानना था कि बहुत से लोग काम कर रहे हैं
आपकी मानवता के बसते के बाद कई लोगों ने कोशिश करी होगी हम भी करें। अच्छा है, मैं तो करना हम चाहिए। चाहते ही है हाँ। कि दूसरे हमको देख के करें, ये इसलिए ही हम करते हैं कि लोग पर- खड़े हो पर जाए। उसके पीछे का जो बात मेरे को आज समझ में आई वो ये थी कि आपने माइंडसेट रखा कि यार सिर्फ बेच देना उद्देश्य नहीं, मजबूत बेच देना उद्देश्य की 2-3 साल चले, हाँ। उसको यूज और आए। उसकी जरूरत की सारी चीज भी हो उसमें। हाँ, और उसको आपने वैसा बनवाया भी सही, क्योंकि इंसान क्या होता है कि पैसों से खरीद लिया, बांट दिया और हीरो बन गए। बट नहीं, आपने ध्यान रखा कि यार बुक्स भी होना चाहिए, कॉपी भी होना चाहिए, पानी की बोतल भी हो, डबल सिलाई भी हो, तो वैसा लगे कि यार दिखना चाहिए, तो वो बच्चा चल रही और वो आज वो इतना अच्छा बैग है कि मैं आपको बताऊंगा, मेरे स्कूल में भी इतना अच्छा बैग लेके नहीं गया। नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्यों उसके पीछे का। और वो बच्चों को हमने उपहार नहीं दिया है, उसका नाम था प्रोत्साहन दिया है। प्रोत्साहन इसलिए दिया क्योंकि आप फर्स्ट डिवीजन पास हुए, और जो दूसरे बाकी बच्चे थे उनको बोला आप भी फर्स्ट डिवीजन पास होना है, मैं पूरे स्कूल के बच्चों को देंगे जब सारे फर्स्ट डिवीजन पास होंगे। तो एक प्रोत्साहन स्वरूप वो भेंट दी है, क्या बात वो कोई दान नहीं दिया है। हाँ। नहीं, इतने तो वो बच्चे उसके की ने करते- कमाया है बैग, क्योंकि वो अच्छी पढ़ाई करी, लगन से पढ़ा है। रिवॉर्ड जब बच्चों को मिलता है तो उसका जो उत्साह है वो डबल हो जाता है, क्योंकि वो जब वो बैग लेके जाएगा स्कूल में, जब उसका फर्स्ट डे होगा, तो वो और दोगुनी तेजी से पढ़ाई करेगा और आगे बढ़ने का प्रयास बस करेगा। यही कोशिश है हमारी भी। नहीं, बड़ी खुशी हुई मुझे ये सारी चीजें जान के, क्योंकि मुझे लगता है कि आप कितना भी बड़ी बड़ी बातें कर लें कि यार ये होना था या गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, पर उसका आप सबको छोड़ दो, अरे गवर्नमेंट तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ बोल ही रहे हो ना, आप जमीन पे उतरो तो सही करना है। आप पूरा नहीं, समाज को नहीं सुधार पाओगे, आप खुद तो सुधर जाओ, सामने वाले को तो सुधार दो, एक को तो आप प्रयास करो कि उसकी जरूरतों की तो पूर्ति करो। मैं ऑब्जेक्शन उठाना, ये करना, वो करना, मेरे को तो नहीं समझ आता। दोस्तों, ये इस पॉडकास्ट का पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपके बीच में होगा। तब तक इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।